इसरो एकमात्र ऐसी स्पेस एजेंसी है जो कम बजट में बड़े कारनामे करके दिखाती है। मंगलयान हो या एक साथ सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करना हो, ऐसे कठिन चुनौतियों को लेकर उन्हें सफल बनाना इसरो की खासियत है। और इसी खूबी की वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों एवं लोगों के दिलों में इसरो ने एक खास जगह बनाई है। तो आज हम एक नज़र डालेंगे इसरो के भविष्य में होने वाले मिशंस पर। तो देर किस बात की, लेट्स डू दिस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ख़ास अपडेट देना चाहता हूँ। आपने क्वालकॉम के बारे में तो सुना होगा। ये कंपनी मोबाइल के लिए चिप्स बनाती है और ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स में इसी कंपनी के प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होता है। रिसेंटली क्वालकॉम ने कुछ नए चिप्स लॉन्च किए हैं जो नाविक को सपोर्ट करते हैं। नाविक इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। जैसे आप अभी जो जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हो, ये देसी जीपीएस अमेरिका के जीपीएस से ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और जो मोबाइल फ़ोन्स कंपनियां क्वालकॉम के नए नेविक सपोर्टेड चिप्स को इस्तेमाल करेगा, उन मोबाइल को इस्तेमाल करके आप नेविक को इसी साल से इस्तेमाल में ले सकते हो। वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि। सनातनी सभ्यता में इन 5 तत्वों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आप इन 5 तत्वों को समझ लेते हो तो आपको ब्रह्मांड कैसे काम करता है वो समझ में आ जाएगा। 2020 के मध्य में आदित्य L1 इन्हीं 5 तत्वों में से एक तत्व को और जानने के लिए उड़ान भरेगा। पर आदित्य L1 है क्या? इसरो के बाकी मिशन से इसका नाम काफ़ी अलग है। आदित्य तो समझ आता है, पर ये L1 क्या है? आदित्य का मतलब है सूर्य और L1 मतलब लग्रांजन पॉइंट। अब ये लग्रांजन पॉइंट क्या है? इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो लग्रांजन पॉइंट L1 सूरज और पृथ्वी के बीच में एक स्थान है, एक बिंदु है। वैसे लग्रांजन पॉइंट्स और भी हैं, जैसे L2, L3, L4 एंड L5। पर हिंदुस्तान का सैटेलाइट आदित्य L1 उसे लग्रांजन पॉइंट 1 पे भेजा जाएगा, जो पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 है। इस L1 पॉइंट में ऐसी क्या खास बातें हैं? जैसे आप सभी जानते ही होंगे, इस ब्रह्मांड में मौजूद ज़्यादातर चीज़ों का मास होता है। सूर्य, पृथ्वी, चांद, इन सब का मास है। और जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल होगा। सूर्य में ज़्यादा मैटर है पृथ्वी के मुकाबले, तो सूर्य की ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। तो जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, L1 पॉइंट एक ऐसा स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को काटता है। तो इस जगह पर हमारा सैटेलाइट रहेगा और उसे पृथ्वी और सूरज की ग्रेविटी से लड़ना नहीं पड़ेगा और वो आराम से अपनी ऑर्बिट में रहकर अपना काम कर सकेगा। इस मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं सूरज और सूरज से संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, जैसे कोरोनल हीटिंग, सोलर विंड एक्सेलरेशन, कोरोनल मैग्नेटोमेट्री, ओरिजिन एंड मॉनिटरिंग ऑफ नियर यूवी सोलर रेडिएशन इत्यादि। क्या आपको पता है सोलर फिजिक्स में एक ऐसा रहस्य है जिसे अभी तक सुलझाया नहीं गया है? कोरोना। ये कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना सूरज की आउटर लेयर है, पर चौंकाने वाली बात ये है कि उसका टेम्परेचर सूरज की सतह से करीब 170 गुना ज़्यादा है। इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाने का प्रयास आदित्य L1 करेगा। ये कोई पहला प्रयास नहीं है, इससे पहले अन्य स्पेस प्रोग्राम्स के द्वारा इसे स्टडी करने की कोशिश हो चुकी है और जारी भी है। 2018 के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि भारत 2022 तक किसी भी भारतीय को भारत में बनाए गए अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास करेगा। यदि यह मिशन सफल रहता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा ऐसा करने वाला। इससे पहले सिर्फ रशिया, यूएस और चाइना ऐसा कर पाया है। 10,000 करोड़ रुपयों में गगनयान भारत का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे साहसिक अंतरिक्ष मिशन है।
अंतरिक्ष यात्रियों को घर में ले आने के लिए गगनयान के चालक दल के मॉड्यूल, उन्हें अंतरिक्ष में जिंदा रखने के लिए जीवन समर्थन प्रणालियां और अंतरिक्ष यान के पर्यावरण नियंत्रण प्रणालियां पहले से ही विकसित की गई हैं। इसरो ने घोषणा की कि मिशन के लिए पहला मानव रहित परीक्षण करने की योजना दिसंबर 2020 में और दूसरे जुलाई 2021 में किया जाएगा। अगर ये परीक्षण सफल होते हैं तो मानवयुक्त मिशन योजना के अनुसार होगा दिसंबर 2021 में। गगनयान एक पूरी तरह से ऑटोनमस 3.7 टन का अंतरिक्ष यान है, जिसे 3 सदस्यीय चालक दल को कक्षा में लाने और 7 दिनों के मिशन के अवधि के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से लौटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सर्विस मॉड्यूल 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजनों द्वारा संचालित है। चालक दल के मॉड्यूल को सेवा मॉड्यूल से जोड़ा जाता है और साथ में उन्हें ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है। GSLV-3 बूस्टर के पेलोड क्षमता के आधार पर सेवा मॉड्यूल का मास लगभग 3 टन होगा। ये मिशन दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में लॉन्च होने की संभावना है। हमारा स्पेस सूट काफ़ी कूल है ना? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन, ये गगनयान मिशन का एक्सटेंशन होगा। आप इसे गगनयान मिशन पार्ट 2 भी कह सकते हैं। करंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एकमात्र फंक्शनिंग स्पेस स्टेशन है, पर उसे भी 2028 तक रिटायर किया जाएगा। प्रस्तावित स्टेशन का वज़न 15 से 20 टन होगा और यह 15 से 20 दिनों तक लोगों की मेज़बानी कर सकेगा। इसका उपयोग माइक्रोग्रेविटी प्रक्षेपण करने के लिए किया जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन के सक्सेस के बाद अब इसरो लॉन्च करने जा रहा है चंद्रयान 3 को। सेंट्रल गवर्नमेंट से मिशन की फंडिंग अप्रूव होने के बाद चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से तैयार है। चंद्रयान प्रोग्राम हमेशा एक मल्टी मिशन स्पेस प्रोग्राम के रूप में किया गया था। चंद्रयान 2 के मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल था। ऑर्बिटर चांद की कक्षा में सुरक्षित हैं, पर लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान कम्युनिकेशन में दिक्कत के चलते क्रैश हो गया था। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 का मिशन रिपीट होगा और इसमें चंद्रयान 2 के समान ही लैंडर और रोवर शामिल होगा और इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया दुनिया का चौथा देश बन जाएगा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। पर इंडिया में एक तरफ से एक भुखमरी है और दूसरी तरफ हम इतना पैसा खर्च करके चांद पर लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ ऑफ नो यूज़। तो श्रीमान, ऐसा है कि इंडिया भुखमरी के खिलाफ भी लड़ रहा है और हम चांद पर भी अपना स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं। पर चांद इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पहली बात तो चांद पर काफ़ी रिसोर्सेस हैं और चांद एक अच्छा उम्मीदवार है डीप स्पेस रिसर्च के लिए और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को अंजाम देने में, जो फ्यूचर में 100% होगा। तो चंद्रयान 3 ऐसे गतिविधियों के लिए चंद्रमा की उपयुक्तता का आकलन करेगा। हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र को अक्सर उनके आकार, घनत्व, संरचना और गुरुत्वाकर्षण में समानता के कारण पृथ्वी की ट्विन सिस्टर के रूप में इसे वर्णित किया जाता है। कुछ थियरीज ये भी कहती हैं कि अर्थ और वीनस एक ही समय पर एक ही गैस और डस्ट के बादल से बने थे। वीनस 30% सूरज के ज़्यादा पास हैं पृथ्वी के मुकाबले। इसी वजह से वीनस पर सोलर रेडिएशन, सोलर फ्लेयर्स और अन्य सोलर से संबंधित गतिविधियां ज़्यादा होती हैं। तो इसरो इसे स्टडी करना चाहता है, वीनस के डेंस एटमॉस्फेयर को स्टडी करना चाहता है। शुक्रयान मिशन में बहुत सारे पेलोड्स होंगे, इंडिया और बाकी देशों के भी, क्योंकि ये बड़ा मिशन है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कम ही आती हैं। अब इसमें लैंडर रोवर होगा ये कंफर्म नहीं है। इस मिशन को मंगलयान 2 के बाद लॉन्च किया जाएगा। इसरो द्वारा मंगल पर भारत का दूसरा मिशन मार्स ऑर्बिटर 2।
मंगलयान 1 के सक्सेस के बाद इसरो ने अनाउंस किया था कि मंगलयान 2 भी होगा और मिशन 2 भी काफ़ी हद तक मिशन 1 जैसा ही एक ऑर्बिटर और कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो मास की और अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। पर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मंगलयान 2 में एक लैंडर और रोवर भी शामिल किया जा सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी हिंदुस्तान के लिए और इसरो के लिए भी। तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आने तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों फैमिली के साथ। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।